नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। दोस्तों, कानूनी लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि फिलहाल भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को मात दे दी है। ये इसलिए क्योंकि जो ताजा जानकारी बाहर आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल अजीत पवार ने बगावत की तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी। वो कानूनी लड़ाई के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। इस बात का खुलासा आज हुआ है। दरअसल जानकारी पहले इस तरह की कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें यह कहा गया था कि अजीत पवार ने 2 तारीख को ही चुनाव आयोग को अपनी पिटीशन सौंप दी है। लेकिन अब जो ताजा जानकारी आ रही है वो और ज्यादा डिटेल में इस बात के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रही है। आज एनसीपी के कद्दावर नेता यानी कि अजीत पवार गुट के कद्दावर नेता छगन भुजबल ने पत्रकारों से बात की। बात क्या की, कई सारे खुलासे ही कर दिए। बातों में उन्होंने ये बताया कि अजीत पवार द्वारा इस बगावत की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। उन्होंने डिटेल में बात बताई। क्या बात बताई, पहले आप उनके मुंह से सुन लीजिए, उसके बाद में हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और पूरी पिटीशन के कई सारे मुद्दों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या वेळेला सरकारमध्ये जायचं ठरलं त्यावेळेला ह्या सगळ्याचा पूर्ण अभ्यास वेगवेगळे कायदे तज्ञ त्यांच्याशी चर्चा करून त्यानंतर जे आहे निर्णय घेण्यात आलेले आहे। आणि काल जसं सभेमध्ये सांगितलं की या सगळ्या कायदे तज्ञांनी आम्हाला जे सांगितलं की असं जे या मार्गाने गेलं तर कुठेही डिस्क्वालिफिकेशन होणार नाही। 2-4 कायदे तज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर जेव्हा खात्री पटली, विश्वास बसला, त्यानंतर जे आहे पुढची पावलं उचलण्यात आलेली आहेत। तो सुना आपने दोस्तों, छगन भुजबल ने यह कहा है कि बगावत की तैयारी के रूप में संविधान की कॉपी लेकर सबसे पहले ही लीगल एक्सपर्ट के पास वो कॉपी भेज दी गई थी। लीगल ओपिनियन लिया गया, लीगल ड्राफ्ट तैयार किए गए और उसी के आधार पर बगावत का कदम उठाया गया। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि रविवार की बगावत से पहले ही शुक्रवार को वो विधान सभा के विपक्ष नेता पद का इस्तीफा स्पीकर को सौंप चुके थे। एक और भी चौंकाने वाली जानकारी आई है कि अजीत पवार ने शरद पवार को मनाने के लिए या फिर अपनी बात आखिरी बार उनके सामने रखने के लिए जिस दिन रैली होनी थी उसके 3-4 घंटे पहले एक अनडिस्क्लोज्ड प्लेस पर शरद पवार के साथ में मीटिंग भी की है। ये मीटिंग कुछ देर चली और अजीत पवार ने शरद पवार को यह बताया कि मैं शक्ति प्रदर्शन से पहले आखिरी बार आपके साथ बात करना चाहता हूं कि आप अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं और नए को अध्यक्ष बना रहे हैं या नहीं। लेकिन मीटिंग में कुछ बात नहीं बनी और उसके बाद में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर दिया और इस समय यह दिख रहा है कि विधायकों की संख्या के मामले में उनका पलड़ा भारी है। तो जो पिटीशन दाखिल की गई है उस पिटीशन में कई सारे चैलेंज देने वाले मुद्दे हैं। मैं कुछ उसमें से कई सारे मुद्दे उसमें से एक को सुनाता हूं। एक मुद्दा यह है कि एनसीपी के निर्णय के हिसाब से 2 जुलाई 2023 को उप मुख्यमंत्री पद के रूप में उन्होंने शपथ ली है और इसीलिए ये जो शपथ ली है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका के स्वरूप में देखा जाए, न कि एक बगावत के रूप में।
उन्होंने ये भी कहा है अपनी पिटीशन में कि मौजूदा परिस्थिति में शरद पवार जो हैं वो किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को पद से बाहर नहीं निकाल सकते। संविधान में उन्होंने ये कंप्लेंट में अपने लिखा है, संविधान का हवाला देते हुए, कि जिस प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संविधान बनाया गया है, उस संविधान की कॉपी में लिखा है कि मीटिंग करने के बाद में, लोगों की राय लेने के बाद में किसी व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अजीत पवार के अनुसार ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है और इसीलिए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, इन दोनों को शरद पवार उनके पद से नहीं हटा सकते। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिटीशन का पॉइंट है, क्योंकि शरद पवार ने जैसे ही उन्हें पता चली कि अजीत पवार जो है वो बगावत कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को खत लिखा, लेकिन और इन दोनों व्यक्तियों को, यानी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को उनके पद से निकाला। लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार जो हैं वो ये खत दे चुके हैं कि हमारी आज की डेट में पार्टी की ये पोजीशन है और उसके बाद चौंकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, इसीलिए इन लोगों को कोई भी अध्यक्ष या कोई भी व्यक्ति बिना कमेटी की इजाजत के किसी व्यक्ति को अपनी पोस्ट से नहीं हटा सकता। तो ये दांव खेलकर उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, इन दोनों का जो पुरानी एनसीपी पार्टी यानी शरद पवार हैं, उनकी अध्यक्षता के तहत इनको जो भी पोस्ट दिए थे वो पोस्ट जो है वो अब उनके पास बरकरार रहेंगे और इसीलिए इस तरह के पोस्ट से हटाने को उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है। इसी के साथ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताया है कि क्योंकि वो ही चीफ व्हीप है और अब वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसे में जो जितेंद्र आहवड़ को पार्टी का व्हीप बनाया गया है वो उसे अमान्य कर रहे हैं और वो इस तरीके से अजीत पवार जो है वो जितेंद्र आहवड़ को मान्यता नहीं देते पार्टी के व्हीप के रूप में। ये बिल्कुल एकदम उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने किया था। उनके समय में भी जो पार्टी का व्हीप था वो एकनाथ शिंदे ने हटा दिया, बदल दिया और देके पक्ष में आया, तो जो चीफ व्हीप बने वो चीफ व्हीप एकनाथ शिंदे ने जिसे अपॉइंट किया था वो ही रहे। बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तर्ज पे और उसी लाइन पे अजीत पवार ने अपनी पार्टी के व्हीप, जो कि शरद पवार ने डिक्लेयर किया हुआ है जितेंद्र आहवड़ को, उसको भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से कुल मिला के 20 बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, बहुत बड़े इश्यूज हैं, जिस इश्यू को लेकर उन्होंने शरद पवार द्वारा लिए गए तमाम फैसलों को चुनौती दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ लीगल प्रॉब्लम्स है और उस लीगल प्रॉब्लम्स होने की वजह से कोई भी व्यक्ति को किसी पद पे अगर बिठाया जाता है तो वो गैर कानूनी होगा जब तक स्ट्रक्चर जो है पार्टी का वो लीगली ठीक नहीं किया जाता। देखिए, ये आदमी बात कब करता है? ये आदमी एक लॉयर के साथ एडवाइस लेने की तरह की बात करता है। पार्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स अगर हैं तो ये प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और ये प्रॉब्लम उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बता दिए हैं कि देखिए भैया, हमारे पार्टी के स्ट्रक्चर में इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और चूंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं इसलिए कोई नई तरीके की नियुक्ति नहीं हो सकती। अब मैं आपको उद्धव ठाकरे जब शिवसेना के अध्यक्ष थे और चुनाव आयोग ने किस तरह से गेंद घुमा दी थी लीगली, उस पॉइंट पर लेकर आता हूं। चुनाव आयोग ने इस बात का ऑब्जेक्शन लिया था कि उद्धव ठाकरे ने जो पार्टी में अपॉइंटमेंट्स किए वो अपॉइंटमेंट्स गैर कानूनी है क्योंकि उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं है। मतलब चुनाव आयोग ने एक लीगल फ्रेम दी हुई है डेमोक्रेटिक पार्टीज के लिए जो चुनाव लड़ती है डेमोक्रेसी में।
जो इलेक्शन पार्टीज जिसको कहते हैं, उनकी जो नीड होती है, उनकी जो जरूरतें होती हैं, वो बहुत स्ट्रिंजेंट होती हैं। आपको कई तरीके की चैरिटी से, भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से और चुनाव आयोग से कई सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं। और अगर आप इस तरीके के सर्टिफिकेट्स हासिल नहीं कर सकते, जैसे डोनेशन लेने के मामले में, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है उसे डिक्लेयर करने के मामले में, जो कोई व्यक्ति को की पोस्ट पे आप नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति करने के बाद उसका डेटाबेस जो है वो चुनाव आयोग के अंदर आपको अपडेट करना होता है। तो ये सारी छोटी छोटी बारीकियां हैं। अगर कोई पार्टी पूरी नहीं करती, तो जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता तब तक पार्टी ही चलती रहती है। लेकिन एक बार किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया, तो वो ऑब्जेक्शन लेने के बाद मैटर स्क्रूटिनी में होता है, और जिस दिन से ऑब्जेक्शन लिया हुआ है उसके बाद के कोई भी फैसले लागू नहीं हो पाते। ये हमने उद्धव ठाकरे के साथ होता हुआ देखा, और जो उद्धव ठाकरे के साथ में हुआ और जो हमने जो चीज देखी, अब वही चीज जो है वो यहाँ पे अजीत पवार के मैटर में भी हमको देखने को मिल रही है। अजीत पवार ने भी उस लूप होल्स को चुनाव आयोग के सामने प्रेजेंट कर दिया है कि ये पार्टी के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स हैं, और चूंकि ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, जब तक दुरुस्त नहीं किए जाते तब तक अध्यक्ष या और कोई भी व्यक्ति द्वारा लिए गए फैसले को कानूनी मान्यता नहीं होगी। तो एक जो चीज हमने देखी वो ये देखी कि शरद पवार चुनाव आयोग तक पहुंचे उससे पहले अजीत पवार चुनाव आयोग तक पहुंच गए। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि इस समय के मौजूदा पार्टी स्ट्रक्चर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स चुनाव आयोग को ऑफिशियली बता दिए गए, और ये कह दिया गया कि यहां से अब आगे भैया स्टैच्यू होगा, यानी कि फ्रीज हो गए। अब सारे पोस्ट जो है वो वैसे के वैसे नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा पॉइंट निकल के सामने आ रहा है। तीसरा पॉइंट ये निकल के सामने आ रहा है कि उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी को और पार्टी के चिन्ह को भी क्लेम कर लिया है अपने सारे 40 एमएलए की सिग्नेचर के साथ में। ये दावा है अजीत पवार का। अब देखिए, यही चीज हुई थी एकनाथ शिंदे मामले में। उन्होंने भी अधिकतर एमएलए की सिग्नेचर के साथ में लेटर दे दिया था, और इसलिए धनुष्य बाण जो है वो एकनाथ शिंदे को मिल गया। तो एकनाथ शिंदे की मैटर में जो भी जजमेंट आया, चुनाव आयोग ने जो भी कदम उठाए, बिल्कुल उसी का हवाला लेते हुए उसकी जेरोक्स कॉपी पर अजीत पवार चल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस समय शरद पवार जो है वो कानूनी दांवपेच में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। हालांकि शरद पवार ने भी कुछ कम कानूनी दांवपेच नहीं खेले हैं। उन्होंने चुनाव आयोग में कैविएट दाखिल कर दी है, ताकि अजीत पवार अगर कोई भी एप्लीकेशन करता है और चुनाव आयोग को फैसला करना है, तो सबसे पहले वो शरद पवार की बात सुनेंगे, उसी के बाद वो कोई फैसला देंगे। उसी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक बुलाई गई, यानी उसमें भी कोई ना कोई फैसला किया जाएगा। अगेन अजीत पवार उसको चैलेंज करेंगे। तो इस तरीके से अब कानूनी दांवपेच भले ही शरद पवार अवॉइड करने की थोड़ी सी कोशिश करे, लेकिन अजीत पवार ने अपनी चाल चल दी है। और अब आने वाले दिनों में पूरा का पूरा जो मामला है उस पर जजमेंट जो है वो चुनाव आयोग ही देगा। और चुनाव आयोग जो है वो अपना जजमेंट देने से पहले एकनाथ शिंदे की मैटर में क्या हुआ है, पुराने डिसाइडेड केसेस क्या हैं, ये सारे मामलों का अभ्यास करके वो अपना जजमेंट देगा। आरोप ये भी होता आया है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारों पर काम करती है। आरोप ये भी किया जाता है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। मतलब उद्धव सेना और संजय राउत तो ये आरोप लगातार ही करते आए हैं। दूसरी पार्टियां भी पूरे देश में यही आरोप कर रही है चुनाव आयोग पे कि वो निष्पक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की थी चुनाव आयोग पर, यानी चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो पहले से कटघरे में है। और ऐसे में चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा उसके राजनैतिक परिणाम होंगे, दूरगामी परिणाम होंगे, और नया विवाद इससे छिड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कानूनी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है चाचा और भतीजे के बीच, और उसका नतीजा क्या होता है हम 4 PM महाराष्ट्र के माध्यम से आपको बताएंगे।
और आपको अपडेटेड रखेंगे। ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।